पेश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काबिल एहतराम स्पीकर साहब, मेरे रुफ़का, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बजट 21-22 का ताल्लुक़ है, मेरे दोस्तों ने बहुत उस पर इज़हार ख्याल किया और अपनी अपनी तरफ से अच्छे और बुरे चीज़ों की उन्होंने नुमाइंदगी निशानदेही की। जनाब, सबसे पहले तो मैं जो असम्बली के अंदर कुछ दिन पहले वाक़या हुआ है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। ख्वाह गलती अपोजिशन से हुई है या गवर्नमेंट से, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इस मसले को हल कर लिया जाता, इस मसले को बैठ के नेगोशिएशन की जाती, तो शायद ये वाक़या ऐसा ना होता जब जो हुआ है। मिस्टर स्पीकर, हम जब और जिस असम्बलियों में भी बैठते थे, आप यकीन जाने हम फ़ख्र से बलूचिस्तान असम्बली का जिक्र करते थे, उनके पार्लियामेंटेरियन का जिक्र करते थे, और जो कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान असम्बली में होती थीं उनका जिक्र करके हम फ़ख्र महसूस करते थे। वो कहते हैं कि जबर होता है, जब हद से बढ़ जाता है तो उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। ये एक डेमोक्रेटिक फोरम है, ये एक जमहूरी इदारा है। सिर्फ जमहूरियत का और राग अलपने से जमहूरियत आ नहीं जाती है। जमहूरी जो इक़्तिदार होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उन पे अमल दरामद करना पड़ता है। तो उसके बाद हाउस की एक डेमोक्रेटिक रवायतें होती हैं, एक हाउस की अपनी रवायतें होती हैं। आप इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन उठा के देख लें कि उनकी मोस्टली जो रवायतें हैं वो वर्बली हैं, इन रिटन नहीं है। मगर ये 3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल में 5 दिन पहले ये जब सिलसिला शुरू हुआ, हमारे अपोजिशन पूरी की ये शायद सोच थी या उनकी इंफॉर्मेशन थी कि वो उनके हल्के, उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये शिकायत तो हमें भी थी, मगर क्योंकि हम आदी बन चुके हैं इस विक्टिम का, इस ज्यादती का, इस जबर का, इसलिए हमने इस जोर से आवाज नहीं उठाई जितनी हमें उठानी चाहिए थी। जनाब, हमने तो, आपको इल्म है कि हमारी पीटीआई मौजूदा बाप पार्टी की अलाइज है, हम उसके इत्यादी हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमने उन पे एतमाद किया है। पिछले 3 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं। मैंने पूरा वर्किंग करके एक एक पेपर, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक स्कीम सारे मेंबर्स के टेबल पे फाइल करवा दी है। जनाब, मैं अपोजिशन के बारे में क्या गुफ्तगू करूं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। काश कि आज वो इस हाउस का हिस्सा होते हैं। वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी
महरूमियों का, नाइंसाफियों का जिक्र करते, शायद वो अपनी बात हुक्मरान जमात तक पहुंचाते और शायद वो अपनी बात चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाते हैं। आज भी ये जो बजट हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बुलेदी साहब को अल्लाह ने हिम्मत दी है कि वो पहुंच गए। होना तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था। ये फाइनेंस मिनिस्टर का मसला नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे फैसले नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इलाके के लोगों के मसाइल को समझ सकते हैं, मगर शायद उनका वो इख्तियार ना हो कि वो आज हमें बैठ के यहाँ कहते ठीक है जी, ये मसला आपका जेन्युइन है और मैं इसको हल कर दूंगा। आज भी हम हाउस को चारों तरफ आंखें फेरते हैं तो खाली नजर आता है। क्या ये इलेक्शंस, क्या ये डेमोक्रेसी, क्या ये जमहूरियत इसलिए थी कि आज पूरा हाउस खाली पड़ा हुआ है? जिनको 2 रुपए ज्यादा मिले उन्होंने तारीफों के पल बांध दिए। मैं उनसे पूछता हूं कि आपके इलाके के अलावा भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं, क्या वो आपके भाई नहीं है? क्या वो बलूचिस्तानी नहीं है? क्या वो इस धरती के फर्जंद नहीं है? आज हम 9 दफा पार्लियामेंट में रह के भी हमारे इलाके की जो सूरत हाल है, आज तक वो जो उनकी नीड्स हैं, उनकी 100% ज़रूरियात हम पूरी नहीं कर सके। मैंने पूरा एक चार्टर बनाया हुआ है। एक तरफ तो माशाअल्लाह लसबेला का भी मेरे पास ये बना हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्त बुलेदी साहब की भी मेरी लिस्ट मेरे पास है और हमारे बहुत अजीज दोस्त तारिक मक्सी साहब की भी है। और उसके साथ साथ बदकिस्मती से एक पेज की सरदार यार मोहम्मद रिंद के भी लिस्ट है कच्ची की। इसको आप कंपेयर करके देख लें। और फिर दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है, क्या मेरे लिए ये फख्र की बात नहीं है कि 9 दफा मुझे मेरे हलके के लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, मुझे ये इज्जत बख्शी है। इसके बावजूद कि हर दफा मेरे साथ ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, इस दफा भी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जाएं, रिजल्ट देखें। 13,970 वोट मेरे रिजेक्ट हुए और डबल स्टैम्प्ड है। और 3 दिन तक पाकिस्तान का मीडिया, सारी दुनिया ये कहती रही कि सरदार हिंद नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन जीत गए। मगर हमारी किस्मत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, या हमारे लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया उसको मुंतखब करने दिया जाता। सर, मेरे पास तो ऐसा इलेक्शन भी हुआ है कि मेरी पूरी तहसील को सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशनों में तकसीम कर दिया गया। 24 पोलिंग स्टेशनों को 12 पोलिंग स्टेशन एक गांव में, 13 पोलिंग स्टेशन दूसरे गांव में, 25 पोलिंग स्टेशनों को एक ही जगह पे किया गया। और ये चटाइयां जो है ना सर, क्योंकि बिल्डिंगें तो कम पड़ गई, चटाइयां भी उनके साथ पोलिंग स्टेशन बन के 25 पोलिंग स्टेशनें जो पूरे इलाके को, तहसील को कवर करती हैं,
इसलिए एक जगह बनाई गई ताकि लोग वहां पे वोट कास्ट न कर सकें, अपना हक राय दे वो इस्तेमाल न कर सकें। और ये हालत थी कि आधे से ज्यादा लोग, किसी का मुंह, किसी का हाथ, किसी का जबड़ा, वो जीतरियों के बटों ने उनको जख्मी किया हुआ था। और वो ये कहते थे कि कितने तुम लोग बेशरम लोग हो कि इतना कुछ हम तुम्हें मारते हैं, इतना धिक्का देते हैं, इतना जलील करते हैं, फिर भी तुम वोट कास्ट करने के लिए आ जाते हो। सर खुदारा, अब हमें सोचना पड़ेगा, अब हमें अपना हुक्मरान मुंतखब करने के लिए हमारे हक देने पड़ेंगे। अगर नहीं दिए गए तो 71 से लेके आज तक आप देख लें, कौन सा पाकिस्तान के अंदर ऐसा इलेक्शन था जो फेयर और इम्पार्शल हुआ। अगर यही सूरत हाल इस सूबों और मुल्कों में, इस मुल्क के अंदर रही, तो अल्लाह ना करे कि इस मुल्क को, इस मुल्क के सिस्टम्स को, इस डेमोक्रेसी को, यहाँ के लोगों को ऐसे नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े जिसका फिर अजाला शायद ना हो सके। अब मैं आता हूं पसंद और नापसंद की तरफ से। अब मैं किस किस दोस्त के साथ बैठ के बहस करूं और किससे ना करूं। जिनको अच्छा चंक मिल गया है, जिनको अच्छे पैसे मिल गए, वो तो तारीफ कर रहे हैं। मेरे जैसे यतीम, जिनको ये लिस्ट मैंने सबको रखी हुई है, सब जरा मेहरबानी करके पढ़ के देख लें। अभी हमारे एक दोस्त ने बड़े अच्छे स्टाइल में कहा फुटसाल फुटसाल फुटसाल। मैं इससे पूछता हूं फुटसाल होता क्या है? आओ मेरे 33 डिस्ट्रिक्टों में दिखाओ कि कितने में फुटसाल है, कितने में रोड बने, कितने में हॉस्पिटलें बनी हैं। मेरा हल्का कोयटे शहर से शुरू होता है, कोयटे शहर से मेरी बाउंड्री कोयटे शहर को लगती है और दूसरी तरफ जाके झलमक्सी को लेके शादात कोट के हद को लगती है। काश कि ऐसे हॉस्पिटल बनाए जाते जब मेरा जख्मी, जब मेरी कोई औरत डिलीवरी केस में उसके साथ मसला होता है, उसको जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद, नसीराबाद से ले आके वो मच तक नहीं पहुंचती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। सिर्फ एक औरत नहीं, दो की। जो पेट में वो बच्चा जन्म देने वाला होता है, जन्म देने वाली होती है या होता है, वो भी उसके साथ मर जाता है। मामूली एक्सीडेंट के केसेस में जब वहां से हम लाश अपने जख्मी उठाते हैं 52 डिग्री में, सर वो भी कोयटे तक नहीं पहुंचता। काश के ये छोटे छोटे परिंदे जो हमारे हाथों में, इसकी प्लानिंग की जाती, पूरे बलूचिस्तान के वसाइल को और मसाइल को देखा जाता। एक लसवेले में तो 12 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं। और लिस्ट किधर है? मेरे डिस्ट्रिक्ट में शायद उसका छठा हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं, 2 अरब रुपए भी इस्तेमाल नहीं हुए। सर इसको जरा चेक करें मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने हुए। वजह जी 2 अरब ऑन गोइंग और मौजूदा में, और उसकी एलोकेशन देख लें। पिछले 3 साल में मुझे फंड्स तो मिले, मगर उसकी एलोकेशन आपके लिए प्रूफ के तौर पे मैंने ऑफिस में
टेबल कर दी है। 1 अरब का प्रोजेक्ट हमारा होता है, उसके लिए 10 करोड़ रखते हैं, रिलीज 2 करोड़ की होती है। मैं हूं, जाम साहब तो जाम साहब हैं, शायद प्रिंस मोहम्मद जब अगली दफा वजीर आला होंगे बलूचिस्तान के, 3 नस्लें तो जाम साहब की हैं, 4थी नस्ल में शायद हमारे औलादें भी देख लें, जो हमारी स्कीमें बनेंगी। अल्लाह प्रिंस मोहम्मद को जिंदगी दे, उम्र दराज करे। जब वो अगली 4थी नस्ल उनकी आएगी यहां पे, तो शायद हमारे प्रोजेक्ट बन जाए। मैं विंदुर डैम का एक जिक्र करूंगा, वो उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी जो कमांड एरिया है वो कितना है। मैं बात करूंगा बोलान डैम की, जो लेट 50s में बना था और वो अयूब खान के दौर में बना था। सिर्फ 2 डैम बने थे पूरे बलूचिस्तान में, मगर बदकिस्मती से हमारी करप्शन, हमारी नाअहली और हमारे अपने कौमी मुफादात को इग्नोर करने की वजह से वो 86 में फ्लैश आउट हो गया, टूट गया वो, जिससे आधे से ज्यादा कच्ची तबाह हो गया। और इसी डैम के पानी ने जाके हमल लेक और लाड़काने में तबाही मचाई, वो आज तक नहीं बन सका। पिछले साल मेहरबानी करके एक एक दरवाजे पे जाके हमने हाथ फैलाया कि खुदा के वास्ते इसमें एक फ्लड में उस वक्त 37,000 एकड़ जमीन आबाद होती है, और आखिर में यह होता है कि ये पानी कच्ची से गुजर के लाड़काना जाके मंशूर लेक में और समंदर में जाके गिरता है, और यहाँ के बासी, यहाँ के लोग इस नेमत से महरूम रहते हैं। इसके टूटने से पहले आप उस पूरी डिस्ट्रिक्ट को देख लें, उसका रेवेन्यू कितना होता था, उसकी इनकम कितनी होती थी और कितने हजार लोगों को रोजगार मिलता था। सर एलोकेशन तो हुई कोई 1 अरब के करीब, 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था। उस साल उन्होंने कहा आपको 1 अरब देंगे। एलोकेशन जो है वो 20 करोड़ की हुई। अब आप मुझे अंदाजा लगाएं कि 1.5 अरब का जो प्रोजेक्ट है, अगर उसकी एलोकेशन 20 करोड़ होगी तो वो कितने साल में बनेगा। क्या मेरी जिंदगी में, क्या जाम साहब की जिंदगी में ये मुकम्मल होगा। सिर्फ ये कि मुझे सियासी जुर्म की सजा दी जा रही है, ये मुझसे नहीं होता कि मैं झूठ को सच कहूं, सच को झूठ कहूं। हमारी शायद गुफ्तगू, हमारे बलूचिस्तान के ऊपर जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, बदकिस्मती से मुझे 14 महीने हुए कैबिनेट में। पहले जब ये बातचीत हो रही थी, हमेशा सीने पे हाथ मार के कहा जाता ऑन माय डेड बॉडी। सरदार इनका कसूर था, वो कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता था। बड़ी मुश्किलों से अब 14 महीना मुझे गुजरे हैं, तो मुझे ऑफर हुई कि आप बताएं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। एक अपने पीएनडी नहीं मिलेगा, बाकी बता दो। तो क्योंकि मैं ये समझता था, मेरा एक विजन थी, मेरी एक सोच थी, और मैं चाहता था इस मुल्क, इस सूबे के अंदर जब तक हम तालीम नहीं देंगे, जब तक हम शऊर नहीं देंगे, जब तक हम जहालत के तारीक दौर में रहेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बच्चे को अगर मजबूर हो 3 वक्त का खाना ना दो, 2 वक्त का दे दो। अगर उसको बूट नहीं पहना सकते तो उसको चप्पल लेके दे दो। चप्पल नहीं पहन सकता, नहीं लेके माँ बाप दे सकते, उसको नंगे पांव भेजो, मगर खुदारा उसको तालीम दो।
मगर ये मेरी एक ड्रीम था, मेरी ख्वाब था। सबने मुझे कहा कि तुम पागल हो गए हो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहे हो, इसमें तो सारा दिन अजाब है, लोगों की नाराजगी है, आपके मिनिस्टर आपसे नाराज होंगे, आपके कुलीग आपसे नाराज होंगे, आपके एमपी आपसे नाराज होगी, हुकूमत आपसे नाराज होगी, अपोजिशन आपसे अलहदा नाराज होगी। मगर उसके बावजूद मैंने इसको एक चैलेंज समझ के इस बलूचिस्तान को, एक अजीम मकसद को अपने लिए एक चैलेंज समझा और मैंने ये एक्सेप्ट किया। मगर मिस्टर स्पीकर, पहले दिन से जो सीटीएसपी ने 4000 5000 के करीब जो बंदे भर्ती किए थे, जब मैं आया तो मेरे पास 5000 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा एप्लीकेशंस थी, प्रूफ थे, सबूत थे करप्शन के कि किस तरह टीचर्स को पैसे लेके भर्ती किया गया है। तेरी सबूत थे मेरे पास। वो समरी मैंने 2-3 दफा सीएम साहब को भिजवाई और उनसे रिक्वेस्ट की कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब, मेहरबानी करें, इनको दोबारा इनके एग्जाम्स करवाए जाएं, इनके टेस्ट करवाए जाएं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं, मैं कोई आबे जमजम से नहा के नहीं आया हूं, मैं कोई बहुत बुजुर्ग सिर्फ इंसान नहीं हूं, मैं भी, मुझसे भी 100 गलतियां हुई हैं, मगर मैं इस हाउस के छत के नीचे जहां मेरा ऊपर रब है, जिस पे मैंने कलमा पढ़ा है और जिसको मैं अपना खुदा मानता हूं, उसको मैं हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, ये हाउस सुन ले। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट वाले तो चले गए, बाकी हुकूमत वाले भी चंद बच गए हैं मेरे ख्याल में। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि कम से कम वो मेरी स्पीच सुन रहे। मैंने सारा काम किया होगा, मगर टीचिंग के अंदर, टीचिंग स्टाफ के अंदर मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। जो जहां पे था, जिसका हक बनता था, उसको मैंने दिया, बिना सियासी मुखालफत के, बिना सियासी अदावत के, जाती अदावत के। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने किसी टीचर को, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन कभी नहीं गई कि इस टीचर को यहां से निकाल के वहां लगाएं। मैंने उनको बाइख्तियार बनाया। मगर मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे से थोड़े दिन पहले, यानी महीना 2-3 हुए थे, एक नया सिस्टम तालीम में मुतारिफ करवाया गया, उसको कहते हैं क्लस्टर सिस्टम, कि एक हाई स्कूल होता है, उसके साथ 2 कोई मिडिल स्कूल होते हैं या 4-6 प्राइमरी स्कूल होते हैं। उनका सब का बजट उनके पास चला जाता है और उनके हेड मास्टर या हेड टीचर तो नहीं कह सकते, हेड मास्टर जो है, उसके साथ उनके वालिदैन को, चंद स्टूडेंट्स के वालिदैन को और वहाँ के लोकल मोतबरीन को मिला के कमेटी बनाई जाती है और वो फंड इस्तेमाल करते हैं। मेरी बदकिस्मती ये हुई कि इससे पहले हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को, B&R का एक्सीएन मिनिस्टर बैठा है, उनको या दूसरे इरिगेशन वालों को मिन्नतें करते थे, यार हमें मेहरबानी करके हमारे पसंद का एक्सीएन दे दो। मगर मेरी बदकिस्मती शुरू हुई कि जैसे मैं मिनिस्टर बना तो लोगों ने अब डीओस को भी मांगना शुरू कर दिया है। वो भी उनके सब फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है कि जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा डीओ होना चाहिए, क्योंकि सारे वसाइल, सारी पोस्टिंग, सारी ट्रांसफर, सारे पैसे उसी के पास होते हैं। और आज हमने, मैं किसी और को ब्लेम नहीं दूंगा, अपने पे को दूंगा, कि हमने अब उन क्लस्टर बजट से भी पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, डीओ से भी मांगने शुरू कर दिए हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी मेरी बदकिस्मती कि जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, जितने हुकूमती
हुक्मरान जमायत के MPAs हैं, उसके इत्तेहादी हैं और मंजूर नज़र लोग हैं। मुझे मैसेज मिला कि आप इनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकते, उसके लिए प्री अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर हाउस से। तो जनाब, बाकी चंद अपोजिशन के लोग रह गए थे या कोई यतीम एक आधा MPA रह गया था, और वो इख्तियार भी मिनिस्टर का नहीं है, वो इख्तियार भी सेक्रेटरी का है। हम किसी को खिलाफ ना उसको ट्रांसफर कर सकते। 7 डिविजनल डायरेक्टर हैं, उठा के रिकॉर्ड देख लें कि आज तक कितने ट्रांसफर हुए हैं। जिसका भी हम फाइल मूव करते हैं, आगे से ऑब्जेक्शन लिख के वापस आ जाता है कि ये नई समरी भिजवाएं। सर फिर दूसरे भिजवा देते हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं होती, और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार पाकिस्तान में 22 करोड़, फिर बलूचिस्तान 1 करोड़ 20 लाख, इतने हम कहां से फरिश्ते ढूंढें, किधर से हम लाएं? क्योंकि हमने विद इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने वो लोग लगाने हैं। सालों से लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे। ये भी हमें फख्र है कि 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 हजारों लोगों को हमने फाइनेंस की मिन्नतें करके, ये बैठा हुआ है, मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा कि पता नहीं कल मेरे साथ बैठे हो या ना बैठे हो, इन जैसे लोगों को PND को मिन्नतें कर करके हमने उनकी फाइल मूव कराई और उनके प्रमोशन करवाए, ताकि हमारे पास लोग हों, ताकि हम उनके मुतलका उनके ग्रेड के मुताबिक उनको वहां लगा सकें। ये तो ही हमारी एजुकेशन की। जनाब, दूसरी मैं एक फाइल लेके आया हूं जिसका, क्योंकि मैं तो ये फाइल वर्क से इतना वाकिफ नहीं हूं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये शायद नहीं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। क्योंकि हमारी बदकिस्मती है, हमने हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट को वो हैसियत और अहमियत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। मगर हमने कोशिश की, अपने दोस्तों को इत्मीनान में लिया, और मुझे खुशी है कि मैंने जिन जिन लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में गुफ्तगू की, किसी MPA साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, बशर्ते कि मेरी हौसला अफजाई भी की और मुझे कहा कि हिम्मत करें, हम भी आपके साथ हैं। महकमा सेकेंडरी एजुकेशन, सर हमने एक समरी मूव की चीफ मिनिस्टर साहब को कि सर 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये नए डिस्ट्रिक्ट भी जो बने हैं शायद, ना आई एम राइट, हम बिना तमीज, बिना कि ये अपोजिशन में है, ये हुकूमत में है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मुखालिफ है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे स्कूल हम बनाएं जो इंग्लिश ग्रामर स्कूल्स हों, उनके टीचर्स को हम स्पेशली ट्रेन करें और उनका इंतखाब हम पब्लिक सर्विस कमीशन से करवाएं। 2 मकसद हमारे हल हो रहे थे। एक तो हमारे बच्चों को हजारों की तादाद में नौकरियां मिल रही थी, दूसरा हम ये कर रहे थे कि जो बजट CAW बना के देती है, कॉस्ट बना के देती है, उससे 50% से भी हमने कम किया। उसकी वजह क्या थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर सबसे अच्छा हाई स्कूल होगा उसका हम इंतखाब करेंगे। उसके लिए हम जमीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त
जो खर्च आता है कोई नया स्कूल बनाने के लिए, वो स्कूल की ज़मीन के लिए आता है। अब डिस्ट्रिक्ट्स में ज़मीनें बहुत कम बच गई हैं, अगर हैं तो वो उनकी लोकेशन सही नहीं है। हमने फिर क्या किया कि हम 41 डिव के साथ मिलके, 12 कोर के साथ मिलके हमने उनको कहा कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें, बगैर किसी मुआवजे के आप हमारी मदद करें। हम अपने लोग देते हैं और आप आर्मी मिलके हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन स्कूल है और उस पर कम से कम पैसा खर्च हो सकता है, उनकी आप हमारे साथ निशानदेही करें, ताकि कल हम पे कोई इल्जाम न लगे। और उसके अलावा 1000 बच्चा एक स्कूल में एक वक्त में पढ़ सकता था। 33,000 स्कूल का मकसद 33,000 बच्चे आपके एक वक्त में पढ़ सकते थे। फिर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, पूरे पाकिस्तान में। हमने कहा हमारे पास 7 डिवीजन है, हर डिवीजन हेडक्वार्टर में एक गर्ल्स कैडेट कॉलेज हम बनाना चाहते हैं, और उसके अंदर हमें एक तरफ से कोर हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट आई कि हम ग्वादर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो उनको हमें दिखाने के लिए भी और ग्वादर शहर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप करने के लिए आप मेहरबानी करके ग्वादर को अकेला एक स्कूल भी रेजिडेंशियल कॉलेज भी दे दें। तो 7 हमारे डिवीजन थे, अभी शायद ये 8वां, इसका अभी 7 हमारे पास उस वक्त डिवीजन थे, 8वां हमने ग्वादर को एक्स्ट्रा एक रेजिडेंशियल कॉलेज दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इसमें यारमंग की कोई चॉइस नहीं थी, कोई सियासी उसमें मुदाखलत नहीं थी, कोई ये फैसला नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट कच्ची के अंदर स्कूल कहां बनेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कच्ची में स्कूल बनना है तो वो डाडर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनेगा, अगर तुर्बत में बनना है तो तुर्बत सिटी के अंदर वो बनेगा, अगर डिविजनल गर्ल्स कॉलेज बनना है तो डिवीजन के हेडक्वार्टर के अंदर बनेगा। उस पे अगर आप चाहें तो ये पूरी समरी है, हमने बाकायदा उसके लिए सीएम साहब से डिस्कशन की, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, और उसके बाद उनकी कौन सी कमेटी होती है आपके, डेवलपमेंट कमेटी होती है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट, PWP के अंदर हमने उसको पेश किया, उस पर डिस्कशन हुई, PND ने उसको देखा, उस पर डिस्कशन हुई, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे डिस्कशन हुई, कहीं से भी हमारे लिए रुकावट नहीं आई। मगर मेरी बदकिस्मती कि मैंने अपनी 14 महीने की कारकर्दगी आगे अवाम के सामने रखी। मीडिया, जर्नलिस्ट, लोग, वो लोगों को इतनी बुरी लगी कि जिसमें पूरी हम समझते थे कि हमने अपने भाइयों को भी एतमाद में लिया हुआ है और उनकी भी इसमें इनपुट है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा कभी भी रुकेगा नहीं। पिछले साल रोक दिया गया, इस साल बजट से हफ्ता 10 दिन पहले एक इल्हामी ख्याल आ गया हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने ख्वाब में देखा कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है बलूचिस्तान के लिए, एक हाई स्कूल बनाते हैं और वो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनेगा। इस प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट कर दिया गया, जिस पे खुद उनकी अप्रूवल, खुद उनकी दस्तखतें,
और एक प्रोजेक्ट, एक नए हाई स्कूल, कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हाई स्कूल बनना चाहिए। जुनाबे वाला ये इस तरह है कि कैप्टन, दो टीमें खेल रही हो, ऐसे भी कुछ कैप्टन होते हैं, या तो मैं गोल करूं, अगर मैं नहीं कर सकूं तो ये जो 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो जाके गोल करे, उसका नाम हो। सर ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा ख्वाब था। मैं इस प्रोजेक्ट में अपने मुस्तकबिल को देख रहा था। मैं बलूचिस्तान के बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल देख रहा था। बलूचिस्तान को इस खित्ते के अंदर तरक्की करते हुए देख रहा था। मगर इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया कि ये क्रेडिट यारमन के पास क्यों जाए। बाकी हर चीजें हम बर्दाश्त करते रहे कि यारमन कोई डीओ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, डायरेक्टर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, हर समरी पे 4 क्वायरीज लगा के वापस भेज दी जाती है। भाई मैं तो आया था, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो हमेशा कहा कि जाम साहब की टीम, उसकी हुकूमत, हमने तो हमेशा अल्लाह में बख्श दे सच्ची और झूठी तारीफें आपकी की। मगर बिल्कुल इसलिए कि एक आदमी काम क्यों करता है और वो एजुकेशन पे क्यों करता है, बलोचों के बच्चे क्यों पढ़े, बच्चों का बलूचिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर क्यों हो। ये मिट्टी और यही इनका मुकद्दर हो कि वो बंदूकें उठा उठा के बेरोजगारी में जाके पहाड़ों पे चढ़े। हमारे बच्चे तो अमेरिका के स्कूलों में जाके तालीम हासिल करें, इंग्लैंड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाएं, मगर एक बलोच का बच्चा, बलूचिस्तान के एक बलोची क्यों अच्छे मुकाम पे पहुंचे, क्यों उसको वो किया जाए। हमने यहां अपने लिए गुलाम पैदा करने हैं, हमने जाहिलों की एक फौज पैदा करनी है।